मैं बस अब कर दिया है क्योंकि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो मैं कर रहा हूँ। ओके, तो ये स्लैब जी जी स्क्रीन बता रहे थे, मैंने शायद ओके स्क्रीन शेयर करेंगे ठीक है ओके मैंने इंटरप्ट ओके। ये सलाइवरी ग्लैंड्स का ये फंक्शन है। अब सलाइवा उसमें सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है, उसमें सलाइवरी अमाइलेज है जो कि हमारे स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट की एक किस्म है उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं मुंह से ही, ठीक है। और इसके बाद सलाइवा का फंक्शन है लुब्रिकेशन पैदा करना, जो हम खुराक का निवाला चबा रहे हैं, ठीक है। चबाने के बाद वो उसको एक नर्म मुलायम शक्ल देता है ताकि निगलने में, स्वेलिंग में आसानी होती है। ये इसका फंक्शन है। ओके, उसके बाद आ जाता है जी आपका फेरिंक्स और एसोफेगस। फेरिंक्स हम कहते हैं जिसको हलक कहते हैं। ये हलक एक मुश्तरका नाली है, एक मुश्तरका पाइप है जो कि नाक से आने वाला एक रास्ता भी है, जो एयर पैसेज के तौर पे भी काम करता है, खुराक की नाली के तौर पे भी काम करता है। अच्छा, दरमियान में ये एक ही पाइप है, ठीक है, हमारे गले में, और ऊपर नेज़ल कैविटी में और नेज़ल कैविटी इसमें ओपन हो रही है और ओरल कैविटी भी इसी में ओपन हो रही है। इसके बाद ये चंद सेंटीमीटर का है, उसके बाद फिर आगे दो नालियाँ इससे निकल रही हैं। एक सांस की नाली जो फ्रंट पे सामने से हम अगर जो बोल रहे हैं तो सामने हमारी गर्दन पे, गले पे अगर हम हाथ रखें तो ये सांस की नाली है। इसके पीछे, बिल्कुल पीछे, जैसे दो उंगलियां हम खड़ी करें तो एक दूसरी के पीछे छुप जाती है, तो सांस की नाली के पीछे हमारा एसोफेगस है, खुराक की नाली है, ठीक है। वो तकरीबन 1 फुट 30 सेंटीमीटर के करीब वो नाली होती है, वो 10 इंच की, वो स्टोमक में जाके ओपन हो रही है। अब ये जो फेरिंक्स है इसका क्या फंक्शन है कि एट अ टाइम इसमें से सांस भी जा रहा है और खुराक भी जा रही है। जब हम सांस ले रहे होते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं कि वो खुराक की नाली ओपन रहे, लेकिन जब हम खाना खाएंगे ना तो उस वक्त बहुत ज़रूरी होता है कि जो सांस की नाली है वो ज़्यादा ख़तरनाक है कि उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही जानी चाहिए, गैस शक्ल में चीज़ जानी चाहिए। उसके अलावा अगर कोई लिक्विड फॉर्म में चीज़ चली जाती है सांस की नाली में, या हार्ड चीज़ चली जाती है, खुराक का कोई एक ज़रा चला जाता है, तो वो एयर पैसेज बंद हो जाएगा और सांस का रास्ता बंद हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, आपका सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। जब आप सांस नहीं ले पाएंगे तो फिर, या कम सांस आपको लेना पड़ेगा, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है। और बाज़ औक़ात ये इतना ख़तरनाक होता है कि सांस का रास्ता बंद होने से मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो इतना ख़तरनाक सिस्टम है और इतना बारीक हसास सिस्टम है, फिर इसकी सेपरेशन कैसे? इतना नाजुक सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है कि इसी हलक के पास एक उभार है, एक जगह है जिसको हम ग्लोटस कहते हैं, एक उभार जिसको हम ग्लोटस कहते हैं। उसी ग्लोटस के साथ साथ एक कार्टिलेज का बना हुआ लोथड़ा होता है जिसको हम कहते हैं एपीग्लोटस। वो एपीग्लोटस एक ढकने के तौर पे काम करता है। जैसे हम खुराक खाएंगे, निगलेंगे, तो वो सांस की नाली को बंद कर देता है। सांस की नाली को बंद करेगा और निवाला उसके ऊपर से गुज़र के, क्योंकि सांस की नाली स्टार्ट में आ रही है, इसको क्रॉस करके जाना है अगली नाली में, खुराक की नाली में, एसोफेगस में, तो वो इसको क्रॉस करके खुराक की नाली में चला जाता है, ठीक है। इतना इसलिए कहते हैं कि जब खाना खाएं मुकम्मल तवज्जो के साथ और बातें नहीं करनी खाने के दौरान, क्योंकि जब आप बोलेंगे ना, बोलने का ताल्लुक हवा से है, फेफड़ों से हवा निकलेगी वापस आपके ऊपर हलक में, हलक से नाक और मुंह के ज़रिए बाहर हो जाएगी, और फिर हमारी दांतों की मूवमेंट, ज़बान की मूवमेंट, नेज़ल कैविटी से वो हवा जब आती है ना, तो मुख्तलिफ वर्ड्स और साउंड्स हम प्रोड्यूस करते हैं। वो लिंग्विस्टिक का टॉपिक एक अलग है। तो एट अ टाइम जब हम खाना खा रहे हैं उस वक्त ज़रूरी है कि वो एपीग्लोटस ढकना उसको कवर किए रखे, बंद रहे। लेकिन जब हम बात करेंगे तो उस जो हवा बाहर आ रही है उसने उसको ढक्कन को हटा के बाहर आना है। तो अगर वो ढक्कन बाहर साइड पे हटता है और ख़ुराक का निवाला भी कोई खुदा न खासा उसमें चला जाता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए खाते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए। ये फंक्शन इतना ज़रूरी है, ये आपको पता होना चाहिए फेरिंक्स का, इससे ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। फिर आप आ जाएँ एसोफेगस के ऊपर। एसोफेगस एक 25 सेंटीमीटर की नाली है, 10 इंच कह सकते हैं, तकरीबन 1 फुट आप कह सकते हैं। अगर आपको भूल भी जाता है तो 1 फीट, आप 1 फुट से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन आप कह सकते हैं कि तकरीबन आलमोस्ट 1 फुट के करीब या 25 सेंटीमीटर की एक नाली होती है, ठीक है। और
इसमें खुराक खाने वाला जो बोलस है जैसे ही दाखिल होता है तो ये जैसे हमारे हमारे पास प्लास्टिक का एक कोई पाइप है, अच्छा उसके अंदर जैसे ये रूटर पंप का हमारे पास पाइप नहीं होता, अंदर से खोखला होता है, एसोफेगस भी ऐसे ही अंदर से खोखला होता है। इसके अंदर अगर कोई चीज़ चली जाए, आप इमेजिन करें कोई एक चीज़ इसके अंदर फंस जाए, आप क्या करेंगे कि पाइप को कट भी ना करें और वो चीज़ आगे मूव करती जाए। आप फिर क्या करेंगे कि उस चीज़ को पीछे से दबाएंगे, वो आगे मूव करती जाएगी, फिर पीछे से दबाएंगे वो आगे चली जाएगी, फिर उसी चीज़ के पीछे रख के आप हाथ से दबाएंगे तो आगे चलती चली जाएगी। ऐसा है ना, और करते कराते वो चीज़ बाहर निकल आएगी। सेम इसी तरीके से ये खुराक करने वाला जैसे ही एसोफेगस में दाखिल होता है ना, तो एसोफेगस के वो लेयर्स वो पीछे से दबना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, प्रेस होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही वो प्रेस होती हैं वो खुराक आगे मूव करती चली जाती है और एट द एंड वो स्टोमक के जो वाल्व्स होते हैं वो ओपन होते हैं और स्टोमक के अंदर वो चीज़ चली जाती है, खुराक का बोलस चला जाता है। इस हरकत को, इस मूवमेंट को पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि स्टोमक का ये एसोफेगस का क्या किरदार है या पेरिस्टालसिस क्या होती है, ठीक है, मूवमेंट कैसे होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? अगर उसकी मूवमेंट उल्टी हो जाए तो क्या होता है, मतलब जी हाँ जी बिल्कुल, ये आपने रिमाइंड करा दिया, थैंक यू। अगर ये मूवमेंट देखें, ये स्टोमक की तरफ खुराक लेके जा रही है, अगर ये रिवर्स हो जाए, जैसे हम गाड़ी रिवर्स करते हैं, सीधा जा रहे हैं और फिर रिवर्स गियर लगा के वापस, तो क्या होगा, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। तो अगर कोई ऐसी चीज़ हमने खा ली है जो कि हमारा मैदा उसको कबूल नहीं कर रहा या किसी वजह से तबीयत ख़राब हो रही है, स्टोमक अपसेट है, तो वो फिर क्या करता है, उसको पता है कि ये बॉडी का हिस्सा बनने से बेहतर है इसको इजेक्ट किया जाए, तो वो स्टोमक प्रेस होता है और वो चीज़ पेरिस्टालसिस की मूवमेंट जो नीचे की तरफ चीज़ को लेके जा रही थी वो वापस उस चीज़ को लेके ऊपर की तरफ आती है और वो हमारे मुंह के ज़रिए हम उसको बाहर निकाल देते हैं। ये वॉमिटिंग जो आपको होती है उल्टी, तो उल्टी इसको कहते हैं कि सीधी नहीं है, ये उल्टी है। पेरिस्टालसिस की मूवमेंट रिवर्स हो गई, उल्टी हो गई, इसको हम कहते हैं कि कै हो गई या वॉमिटिंग हो गई। तो पेरिस्टालसिस की डायरेक्शन अगर उलट हो जाए तो क्या हो जाता है जी, उल्टी हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं स्टोमक के ऊपर। स्टोमक जहाँ पे एसोफेगस ओपन होता है वहाँ पे एक वाल्व लगे होते हैं और ये दिल की साइड लेफ़्ट वाली साइड पे होता है और जो सिरा इसी नाली का फैल के स्टोमक बना रहा है, ये अंग्रेज़ी के जे शेप, जे हम जैसे लिखते हैं ना जे, तो ये लेफ़्ट से राइट की जानिब नीचे से आके थोड़ा सा फैल जाता है, ऊपर से थोड़ा तंग होता है और उस दिल के पास जो इसका ओपनिंग है उसको कार्डिक एंड कहते हैं। कार्डिक का मतलब हार्ट के साथ होता है, हार्ट के लिए एक कार्डियो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और नीचे उसका जो सिरा फैला हुआ है वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के करीब उसका ओपनिंग है। ओपनिंग को स्फिंक्टर के नाम से एक टर्म होती है, स्फिंक्टर, तो कार्डिक स्फिंक्टर या कार्डिक ओपनिंग कह सकते हैं, कार्डिक एंड कह सकते हैं, कार्डिक स्फिंक्टर कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट में जैसे अंग्रेज़ी का वर्ड ऊपर से नीचे आते हैं तो एक लंबी लाइन लिखते हैं, ठीक है। तो स्टोमक भी ऐसे ही है, स्टार्ट में ऊपर से नीचे की तरफ सीधा आ रहा है, इसको हम कहते हैं कि ये थोड़ा सा फिर कर्व की शेप में होता है ना, हल्का सा कर्व, ये बड़ा कर्व है, इसको ग्रेटर कर्व कहते हैं और फिर नीचे से यकदम ऊपर की जानिब वापस आ रहा है तो उसको लेसर कर्व कहते हैं, ठीक है। लेसर कर्व के बाद फिर ये एक और स्फिंक्टर होता है जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब हम आते हैं जी स्टोमक के फंक्शन के ऊपर कि स्टोमक में क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो स्टोमक में दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक तो होता है जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेज़ाब पाया जाता है और दूसरा जो हमने म्यूकस मेम्ब्रेन पढ़ी थी, अभी हमने मेम्ब्रेन्स वगैरह पढ़ी थी ना, तो उसमें एक थी म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। एपिथेलियल मेम्ब्रेन के साथ साथ फिर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पे ख़ास किस्म के एक सेल्स पाए जाते हैं जिसको गॉबलेट सेल्स कहते हैं, वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं और वो म्यूकस कम से कम 1 लीटर प्रोड्यूस होता है। टॉपिक के बाद फिर मैं आपको उसकी वीडियो भी आपको एक दिखाता हूँ कंप्लीट प्रोसेस की।
जो कुछ आपने पढ़ा है वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी इसमें कैसे प्रोसेस होता है, एनिमेटेड वीडियो है। अच्छा, वो म्यूकस निकलता है कम से कम 1 लीटर के करीब पूरे दिन में निकलता है, थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। अच्छा, उसी म्यूकस के साथ साथ एक पेप्सिनोजिन एक केमिकल है, वो रिलीज़ होता है। पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है, एक्टिव नहीं होता, और वो हाइड्रोक्लोरिक की मौजूदगी में पेप्सिन में तब्दील हो जाता है। अब पेप्सिन क्या चीज़ है? एक एंजाइम है, ठीक है, और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, यानी कि एंजाइम है। आपको बताया था कि पेप्सिन, हर वर्ड जिसके एंड में इन होगा समझ है कि वो प्रोटीन है, ठीक है। तो ये ख़ास किस्म की प्रोटीन है जो कि एंजाइम के तौर पे काम करती है। याद रख लें, तमाम एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन हर प्रोटीन एंजाइम नहीं है, ठीक है। जिस तरह हम कह सकते हैं कि तमाम पुलिस वाले इंसान हैं, बंदे हैं, लेकिन हर बंदा पुलिस तो नहीं है ना, लेकिन हर पुलिस वाला बंदा ज़रूर है। बात समझ में आ रही है? तो वो चंद लोग हैं। इसी तरह तमाम एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन तमाम प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम नहीं होती। अच्छा, अब ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की एक एंजाइम है जो कि एक्टिव हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में। खुराक जैसे ही मैदे में दाखिल होती है, मैदा 2 तरह से काम करता है, एक मैकेनिकल डाइजेशन और एक केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकली इसको ये मूव करता है, पीसता है, हरकत करता है। जैसे हम दांतों के ज़रिए खुराक को ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, उस अमल को हम कहते हैं कि जी मैस्टिकेशन प्रोसेस है। और जो स्टोमिक उस चीज़ को मूव करता है, रगड़ता है, पीसता है, उसको हम कहते हैं चर्निंग। स्टोमिक की हरकत को मैकेनिकल डाइजेशन जो कर रहा होता है, मिक्स अप कर रहा होता है उस म्यूकस को भी, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, उन तमाम एंजाइम को गैस्ट्रिक जूस इसको हम कहते हैं मजमूई तौर पे, गैस्ट्रिक जूस, स्टोमिक से निकलने वाला जूस, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और जो हमारा म्यूकस निकलता है वो, ये तमाम चीज़ें गैस्ट्रिक जूस कहलाती हैं। और ये क्या करता है, उन खुराक को उन तमाम चीज़ों के साथ मिक्सअप कर रहा होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं चर्निंग। ये मैकेनिकल डाइजेशन है। अच्छा, अब ये केमिकल जो मिक्सअप हो रहे होते हैं, पेप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होता है। अच्छा, इसके साथ साथ गैस्ट्रिक अमाइलेज भी होता है। अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। तो ये जो डाइजेशन केमिकल्स की वजह से हो रही है, पेप्सिन और अमाइलेज की वजह से हो रही है, इसको केमिकल डाइजेशन कहते हैं। तो स्टोमिक डबल डाइजेशन कर रहा होता है, केमिकल भी और मैकेनिकल भी, ठीक है जी। अच्छा, जब ये डाइजेशन कर चुका होता है, खुराक को बहुत अच्छी बारीक पीस जूस की शक्ल अख्तियार कर लेता है। जैसे गाढ़ा शोरबा हम बनाते हैं दही डाल के, वो पतला नहीं होता, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, ग्रेवी टाइप हो जाता है। तो इसी तरह खुराक इस शक्ल में तब्दील हो जाती है, क्योंकि हम साथ साथ पानी भी पी रहे हैं, स्टोमिक के अंदर अपने गैस्ट्रिक जूसेस भी शामिल हैं, म्यूकस भी है। ये तमाम चीज़ें वो एक बारीक गाढ़े शोरबे की शक्ल अख्तियार कर लेती है खुराक, जो कि आगे जाने के लिए रेडी होती है। उसको हम कहते हैं चाइम या काइम, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है बात। उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है। स्टोमिक की अगली ओपनिंग है पाइलोरिक ओपनिंग, जो कि ओपन हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन तकरीबन एक 7 मीटर लंबी नाली होती है बनी हुई, 6.5 फुट आप कह सकते हैं, या 7 मीटर के करीब, 6.5 या 7 मीटर के करीब लंबी एक नाली होती है, ठीक है, जो कि 3 हिस्सों पर मबनी होती है। पहला है उसका हिस्सा डोडेनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। डेडोनम की अगर बात की जाए तो स्टोमिक से तकरीबन 25 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हैं कि 1 फुट के करीब 10 इंचेस का जो हिस्सा है वो डोडेनम कहलाता है। और इसका अंदरूनी 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच का डायमीटर होता है। 1 इंच का मतलब है कि जैसे कि हमारा रूटर का पाइप है ना, वो भी अंदर से तकरीबन 1 इंच चौड़ा होता है, वाइड होता है, ठीक है, 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये उसका अंदरूनी ल्यूमन या डायमीटर कहलाता है, अंदरूनी हिस्सा कहलाता है, उसको ल्यूमन भी बोलते हैं।
तो पहले हिस्से को डायडेनम कहते हैं। ये हाजमे के निज़ाम में, डाइजेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। क्यों कि जैसे खुराक थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता करके स्टोमक से इस डायडेनम में दाखिल होती है, तो इस डायडेनम में एक नाली आके ओपन हो रही होती है, जिसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट, डक्ट हम कहते हैं नाली को, कॉमन मुश्तरका, और बाइल हम कहते हैं जो लीवर है। अब हमारे आर्गन स्टार्ट हो जाते हैं इसके साथ, एसेसरी आर्गन, लीवर और पेंक्रियास और गॉल ब्लैडर, ये तीन जिगर है। जिगर के साथ, जिसको हम लीवर कहते हैं, कलेजी कहते हैं। कलेजी के साथ साथ अक्सर आपने देखा होगा पित्ता, थोड़ा सा कहते हैं जी कि इसको कट करके, अब कुर्बानी भी आपने देखा होगा, घरों में डिस्कस होगा जी, जल्दी करें जी, ये पित्ता फट ना जाए। बारीक मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ एक केमिकल होता है, ठीक है, ब्लू कलर का, येलो, ये ग्रीनिश कलर का, डार्क ग्रीनिश कलर का, डार्क ब्लू कलर का ये होता है। थोड़ा सा जहरीला केमिकल होता है, इसलिए उसको गोश्त से बचाते हैं। बिल्कुल लीवर के साथ अटैच होता है, निचले हिस्से के साथ, और लीवर के साथ साथ एक लबलबा होता है जिसको हम पेंक्रियाज कहते हैं। ये तीनों ऑर्गन पड़े होते हैं। अब लीवर क्या करता है कि लीवर के अंदर एक बाइल निकलता है, एक केमिकल निकलता है जिसको हम बाइल कहते हैं, उर्दू में सफ़रा कहते हैं। वो बाइल एक नाली के ज़रिए आता है जिसको बाइल डक्ट कहते हैं, और नीचे उसके पित्ता या गॉल ब्लैडर है, उसके अंदर वो बाइल जाता है, आर्जी तौर पे स्टोर होता है, और वहाँ से उसके अपने पित्ते के केमिकल भी उसमें शामिल हो जाते हैं, और फिर एक और नाली के साथ वो मिलके उसी बाइल वाली नाली के साथ आ जाता है। अब दो नाली का इकट्ठा हो गया, मुश्तरका नाली हो गई जिसको हम कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। वो आके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडेनम में आके शामिल हो रही होती है, ठीक है। और दूसरे इसके साथ साथ जो हमारा पेंक्रियाज है वो एक्टिव हो जाता है। पेंक्रियाटिक जूस बनाता है। पेंक्रियाज डबल ग्लैंड के तौर पे काम करता है। ग्लैंडुलर सिस्टम, इसको मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डबल ग्लैंड इसलिए कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो कि अपने हार्मोन, अपनी सिक्रीशन बराह रास्त खून में डालते हैं, बगैर नाली वाले और बेनाली गदूद या ग्लैंड्स हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड है। अच्छा, और दूसरे ग्लैंड एक्सोक्राइन के तौर पे कि ये अपनी सिक्रीशन नाली में डालते हैं, ठीक है। अगर तो जो पेंक्रियाज है इसके दो हिस्से हैं, ठीक है, इसके अंदर मखसूस किस्म के सेल्स हैं, अल्फ़ा बीटा, और वो फिर डिटेल ज़्यादा अलग हो जाएगी, अब वो फिर इसके साथ। इसका एक हिस्सा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो इंसुलिन पैदा करता है, ग्लूकागॉन पैदा करता है, वो हार्मोन है, वो बराह रास्त बगैर नाली के खून में शामिल करता है, वो एंडोक्राइन हिस्सा इसका कहलाता है। इसके साथ साथ एक्सोक्राइन का जो हिस्सा है उसके साथ नालियाँ अटैच होती हैं, वहाँ पे तीन किस्म के जूस पैदा होते हैं जिसको हम कहते हैं पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस का मुआयना किया जाए तो उसमें तीन चीज़ें शामिल होती हैं, अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो ट्रिप्सिनोजिन में होता है, उसकी शक्ल में होता है। अच्छा, अब ये अमाइलेज ये ऐसा एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज लिपिड से, लाइप का मतलब है लिपिड्स, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है लाइपेज। और ट्रिप्सिन जो है वो अगेन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एक और एंजाइम है। याद रख लें, स्टोमक में पेप्सिन और या गैस्ट्रिक जूस में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम पेप्सिन है, और पेंक्रियाटिक जूस से निकलने वाला प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ट्रिप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ठीक है, दो अलग अलग एंजाइम हैं। तो ये अपनी एक नाली के साथ पेंक्रियाज से नाली निकलती है, उसी में ये तीनों गैस्ट्रिक जूस के तौर पे आते हैं, ये भी आके शामिल हो जाते हैं हमारे डोडेनम में। अब डोडेनम में दो चीज़ें आ गई, एक पेंक्रियाज से आने वाला जूस, वो तीनों चीज़ खुराक हमारी है, उसमें तीन चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। तीनों चीज़ें हमें एनर्जी देती हैं। इसके अलावा खुराक के जो दूसरे ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिसमें पानी है, नमकियात है, वाइटामिन्स है, मिनरल्स वगैरह, वो चीज़ें हमें एनर्जी नहीं देती, और लिहाजा वो मुख्तलिफ उनके अलग अलग काम हैं, वो अपने और काम करती हैं। हाजमे के लिए और एनर्जी देने के लिए तीन चीज़ें होती हैं हमारी हर खुराक में, या तो वो उसमें कार्बोहाइड्रेट होगी, या प्रोटीन या लिपिड होगी, या तीनों की कंपोजिशन होगी, किसी की मिकदार कम, किसी की ज़्यादा। लेकिन दुनिया जान की कोई भी चीज़ खा लें, इन तीनों के अलावा कोई चौथी चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसीलिए कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने देखें कैसा सिस्टम बनाया है कि दुनिया जान की कोई भी चीज़ खा लें तो वो उसमें होंगी यही तीन चीज़ें।
या तो वो चिकनाई वाली चीज़ होगी तो लिपिड होगा, गोश्त वाली चीज़ होगी तो उसमें प्रोटीन होगा, रोटी ब्रेड बेकरी की प्रोडक्ट वगैरह होगी तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा। इन तीनों को हज़म करने के लिए फ्रूट्स वगैरह खा लेंगे, कार्बोहाइड्रेट उसमें होगा, जूसेस वगैरह जो भी दुनिया जान की चीज़ें खा लें उसमें ये 3 चीज़ें होंगी। उनको हज़म करने के लिए 3 किस्म के एंजाइम हैं, ये उस स्मॉल इंटेस्टाइन में उनको हज़म करती हैं। इसके साथ साथ जो लिपिड है वो चूँकि ज़्यादा बड़ा कम्प्लेक्स मालिक्यूल है, उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एंजाइम की ज़रूरत है। तो जो जिगर था, लीवर था, कलेजी जिसको आप बोलते हैं, वहाँ से एक बाइल आ रहा था, बाइल वो जूस आ रहा था, वो आके जो लिपिड है, चिकनाई वाली जितनी भी चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँची हैं उसको एमल्सीफाई करेगा। लिपिड्स की एमल्सिफिकेशन, यहाँ पे एक दूसरी टर्म है एमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन का मतलब क्या था कि उनको ड्रॉपलेट्स में, फ़ैट को, बड़े बड़े मालिक्यूल को ड्रॉपलेट्स में तब्दील करना, छोटे छोटे कतरों में तब्दील करना एमल्सिफिकेशन कहलाता है। तो ये एक तो डाइजेशन होती है और दूसरी एमल्सिफिकेशन होती है लिपिड्स की। वो कौन करता है? बाइल करता है। ठीक है जी, ये वो काम था डाडेनम का। यहाँ तक कोई बात ना समझ आइए तो आप पूछ सकते हैं। ये ठीक है इस तरह से, या इससे कम डिटेल या इससे ज़्यादा डिटेल होनी चाहिए, या इतना ठीक है? आप बताते जाएं, नहीं सर बिल्कुल ठीक है ये। क्योंकि जल्दी भी हमने करनी है और कोई पॉइंट रह ना जाए, और गैर ज़रूरी बहस या गैर ज़रूरी चीज़ों की तरफ भी हम ना जाएं, टू दी पॉइंट और काम की चीज़ें करते जाएं। जी सर, एक चीज मैंने ये कंफर्म करनी थी कि जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ते हैं तो उसमें हमें जब बुक्स में मिलती है उसकी मेजरमेंट जो होती है ना वो 2.4 मीटर्स होती है। तो मतलब इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं कि 7 मीटर्स कुछ कहते हैं और कुछ, तो हम इसको इस तरह से क्लियर कर सकते हैं कि जो एक जिंदा इंसान होता है उसकी जो ये नाली होती है वो 2.4 मीटर्स ही होती है, और जब वो खुदा न खास्ता जब डेथ हो जाती है तो फिर ये नाली ढीली पड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा जो सारा प्रोसेस है वो रुक जाता है। तो उसके बाद फिर ये जो है वो लंबी होना शुरू हो जाती है और 7 मीटर तक हो जाती है, और इसी वजह से कहते हैं कि वो डेड बॉडी का पेट फूलना शुरू हो गया। और ये तो इस तरह से ही हम इसको क्लियर करेंगे या कोई और भी इसमें टेक्निकल पॉइंट है? नहीं नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। देखिए 2.4 मीटर कहीं पे भी नहीं है। 2.4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर है, वो पहला 10 इंच का एक हिस्सा। सर मैंने जो बुक पढ़ी थी ना उसमें ये था, मैं आपको सेंड भी करूंगी कि ये तकरीबन 2.4 मीटर लंबी नाली होती है और मरने के बाद ढीली होके 7 मीटर तक हो जाती है। नहीं नहीं, इसका मरने से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने भी पढ़ा है 2-3 जगह पे सर ये पढ़ा है कि जो है ना 2 या 4 जो है, पहले सर इसको 7 मीटर ही हर जगह लिखा जाता था, लेकिन फिर जो है ये अब जो पता नहीं आप या सर कब जो है उन्होंने ये किया है कि जो जिंदा इंसान है उसकी 2 या 4 मीटर लेंथ होती है और आफ्टर डेथ जो है वो 7 मीटर हो जाती है। अच्छा, ये जब पोस्टमार्टम किया जाता है ना, मेरी बात सुने, क्योंकि ये चीज़ें जितनी भी रिसर्च की गई है ये डेड बॉडी की ही की गई है। अगर किसी ज़िंदा इंसान की आप कह लें कि मैयर करना मुश्किल है, क्योंकि उसकी जिस्म रिस्क में डालने वाली बात है कि किसी इंसान का प्रैक्टिकल के तौर पे आप उसका तजर्बा नहीं कर सकते कि उसकी आंतें निकाल के उसकी मेजरमेंट करें। तो डेफ़िनेटली ये डेड बॉडीज़ के ऊपर ही तजर्बे किए जाते रहें। और अगर जो आप कह रहे हैं इस तरह से अगर ये लेटेस्ट रिसर्च है तो बिल्कुल ऐसा होगा। फिर मैं इसको देखता हूँ, मेरे सामने ये चीज़ नहीं गुजरी पहले। अगर ऐसा है तो फिर मैं इसको ज़रूर सर्च करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जितने भी तजर्बात होते हैं ना वो डेड बॉडीज़ के ऊपर होते हैं। जितनी भी डेड बॉडीज़ होती हैं ये मेडिकल कॉलेजेस में ले जाते हैं रिसर्च के लिए, ठीक है, और पोस्टमार्टम भी होते हैं, और वो स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए भी डेड बॉडीज़ का ऑपरेट करके उनकी ये चीज़ें निकाल के दिखाते होते हैं बच्चे को, लोगों को। क्योंकि ज़िंदा इंसान के कौन ऐसा बंदा होगा जो कहे कि जी आप मेरा पेट चीर फाड़ करें और बच्चों को सिखाएं और मेरी आंतें निकाल के इनको दिखाएं, ये वो। तो ये एक रिस्की काम है। इंसान की जान की कीमत बहुत ज़्यादा है, इसलिए डेड बॉडीज़ के ऊपर तजर्बे किए जाते रहें। और अब तक हमने यही पढ़ा है 7 मीटर। अब अगर इसमें कुछ नई रिसर्च आई है तो ये एक अच्छी बात है। आपने अच्छा पॉइंट रेज़ किया, मेरे इसमें नहीं था। चलें इसको देखते हैं, गुड हो गया।
अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी डोडेनम के बाद जेजुनम, ठीक है। और जेजुनम में मज़ीद जो भी चीज़ डाइजेशन का प्रोसेस सारा का सारा डोडेनम में कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब वो हज़मशुदा खुराक को एब्ज़ॉर्ब करना है। एब्ज़ॉर्प्शन का अमल जितना भी होता है वो ये जेजुनम में होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ जेजुनम में उंगली नुमा उभार या आप कह लें कि विलाई जिसको हम कहते हैं, मिलियंस में ये छोटे छोटे उंगली नुमा उभार होते हैं, ठीक है, अंदर की जानब। ठीक ऐसे जैसे तौलिया है उसके ऊपर जो बुर होती है आप कह लें बेशुमार उभार होते हैं, ठीक है। सेम यही चीज़ हमारी जेजुनम है, उसके अंदर इसी तरह के उंगली नुमा उभार होते हैं, ये तौलिए के टाइप के इस तरह के। और इसके अंदर लैक्टियल नाली होती है एक ख़ास किस्म की, कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब आपने पढ़ा था कुछ दिन पहले, कल पढ़ा था कि ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये चीज़ें पढ़ी थी ना, या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा था। अब खुराक जा रही है जेजुनम में, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इन तमाम चीज़ों का ये चीज़ें हज़म हो चुकी हैं, इनके मालिक्यूल्स का इर्तिकाज़ क्योंकि बारीक हो चुकी है ना, अब इनकी कंसंट्रेशन जेजुनम में बहुत बढ़ गई है। फिर क्या होगा, वो जेजुनम के जो उभार हैं उनके अंदर जो लैक्टियल नाली है, ठीक है, और जो कैपिलरीज हैं उनमें ये खुराक के मालिक्यूल का कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो नेचुरल प्रोसेस शुरू हो जाता है डिफ्यूजन का और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, ऑस्मोसिस का। मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल या सब्सटेंसेस फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, तो वो मूव करना शुरू कर देते हैं। जो फैट के मालिक्यूल हैं वो बड़े हैं, लिहाजा वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए वो प्रोटीन्स उनको धक्का लगा के लैक्टियल नाली में भेज देती हैं, जो कि लिम्फेटिक वेजल से होते हुए फिर दोबारा सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाते हैं। और जो कैपिलरीज हैं उनमें ब्लड होता है, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वाले जो भी मालिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं उसमें ब्लड वेजल्स में, ठीक है, कैपिलरीज में। और कैपिलरीज उनको वापस लेके वेन्यूल्स, फिर वेन्स और फिर वेना केवा, ठीक है, और वेना केवा वगैरह वो फिर आपको लेके आ जाते हैं आपके हार्ट में, ठीक है। हार्ट उस ब्लड को, खुराक वाले ब्लड को भेज देता है फिर मसल्स वगैरह, पूरी बॉडी के मसल्स की तरफ। फिर वहाँ पे वो हर सेल को वो खून सप्लाई होता है और फेफड़ों से जो ऑक्सीजन आ रहा है वो आके उसके साथ शामिल हो जाता है। फिर सेल का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है। सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो ग्लूकोज टाइप जो खुराक होती है वो ऑक्सीजन चली जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम होते हैं, उसको जलाते हैं, बर्न करते हैं और वहाँ पे एनर्जी पैदा होती है, ठीक है, हीट की शक्ल में भी, एटीपी की शक्ल में भी, और वेस्ट प्रोडक्ट पानी वगैरह और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये सारा प्रोसेस है अगले 2 सिस्टम में कंप्लीट होगा, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है जी। तो एब्जॉर्प्शन का सारा काम हो जाता है जेजुनम में विलाई के ज़रिए। विलाई कैसे काम करती हैं और चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करती हैं, वो सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आपने पढ़ा हुआ है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा हुआ है। इन तमाम चीज़ों की वजह से एक नेचुरल प्रोसेस है। इस प्रोसेस से होके वो चीज़ें एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन या एक टिश्यू से दूसरे टिश्यूज़ में मूव कर जाती हैं। क्लियर? ये जेजुनम का इशू था, इसका फंक्शन था। उसके बाद आ जाते जी इलियम। इलियम क्या चीज़ है? इलियम ख़ास किस्म के, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर से होती है, म्यूकस प्रोड्यूस करती है। एक्स्ट्रा पानी अगर वो देखते हैं कि जी अगर है तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अदरवाइज़ ये इसका कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है। और ये खुराक को मूव करवाती है आगे लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, ठीक है जी। लार्ज इंटेस्टाइन में इसका काम क्या है? इसके आगे मज़ीद कुछ 4 किस्म के उभार हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, असेंडिंग, ठीक है, कोलून, इसके 4 कोलून हैं, ठीक है। फिर हॉरिजेंटल कोलून, डिसेंडिंग कोलून, ट्रांसवर्स कोलून और एंड वाला, ठीक है ना। तो ये 4 इसके कोलून हैं। ये एक मुस्ततिल टाइप बना रही है, पहले दीवार की तरफ ऊपर जा रही है,
फिर छत की तरह ऐसे आ रही है हॉरिजॉन्टल, फिर दूसरी दीवार की तरफ नीचे आ रही है, फिर फर्श की तरफ साइड पे हो रही है ना, जैसे एक मुरब्बा शेप में। तो ये इसके 4 कॉलून हैं। वहाँ से मुख्तलिफ प्रोसेस होती हुई जो काम की चीज़ें हैं, पानी वगैरह देखा जाता है कि अगर ज़्यादा जा रहा है क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है, बाकी बची हुई फुजला जात होता है, तो वहाँ से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बाकी फ़ालतू चीज़ें आगे मूव करा दी जाती हैं और बॉडी से बाहर फेंक दी जाती हैं। तो इसकी तकरीबन ये 1.5 मीटर के करीब, ये पुरानी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 1.5 मीटर के करीब ये लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ है, ठीक है, जो कि 5 फीट के करीब होती है। और एंड में रेक्टम में आर्जी तौर पे ये स्टोर होता है वेस्ट प्रोडक्ट, और उसके बाद फिर इसको एक्सेप्ट कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर फेंक जाता है। तो ये था जी आज का डाइजेस्टिव सिस्टम, इन शॉर्ट इसको हमने पढ़ा, ठीक है। यहाँ तक कोई भी बात, इसमें लीवर और पेंक्रियाज का अलग अलग इन्होंने लिखा हुआ है, गाल ब्लेडर भी है, पेंक्रियाज भी है, तो ये चीज़ें सरसरी सी आपको बता दी। मज़ीद इसमें भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी डिटेल दी हुई है। ना बहुत कम है कि कोई चीज़ रह जाए, और ना बहुत ज़्यादा डिटेल है कि जिसको आप कर ना सकें। जी क्लियर है? अच्छा, अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो? अभी इसमें से तो सर क्लियर है सर। मैं ये कह रही थी कि कल के लिए वॉलीबॉल आप गेम जिम्मे लगा दें कि हम लोग खुद से उसको एक दफ़ा करें। अच्छा, तो कल के लिए आपका जो टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ, कल के लिए आपका टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। अच्छा, इसके साथ साथ आपने वॉलीबॉल गेम सारे एग्री हैं, ठीक है, वॉलीबॉल गेम हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपको जनरल नॉलेज का जो एक मैं टॉपिक सेंड कर रहा हूँ, उसका लिंक अभी अपलोड होती है तो सेंड कर देता हूँ, FATF का कंप्लीट, वो कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने तौर पे आपने कोई इस्लामियात या मुताला पाकिस्तान का कोई और टॉपिक आपने करना है, उसको साथ साथ स्टडी करते रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। करवाती हूँ के लिए ना जो